नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां हम खेती किसानी से संबंधित अलग अलग विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं और उनसे संबंधित विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में पूरे 1 घंटे तक आपके लिए मौजूद रहते हैं ताकि आप उनसे सवाल कर सकें और लाइव तुरंत उनके जवाब भी जान सकें। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर जिनसे जुड़े हुए आज हम आपके सवाल कार्यक्रम में शामिल करेंगे और विशेषज्ञ जिन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है मक्का की कटाई व भंडारण और साथ ही लीची के बागों में कीट व रोग प्रबंधन पर भी हम आज आपके सवाल लेंगे और साथ ही इससे जुड़ी विशेष बातें भी आपको बताएंगे। 2 टोल फ्री नंबर हैं जो अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेंगे जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। दोनों नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री यानी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो कोई भी सवाल आपके मन में है इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए तो बेझिझक हमें फ़ोन करें और हमारे विशेषज्ञों से बात करें। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। एक हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है और साथ ही एस एल मीणा जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। तो आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ एस एल जाट जी हैं और जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद जी। आप मक्का पर हमें विस्तार से जानकारी देंगे और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी कटाई की जाए, भंडारण किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, क्योंकि कई बार ये होता है कि अच्छी फसल तो हम ले लेते हैं लेकिन कटाई और भंडारण में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है जिससे हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ना हो इसीलिए इस वक्त हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डीन उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी बिहार। हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा जी हैं, कृष्णा कुमार जी। कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान में। आप जी आज जो हमारा दूसरा विषय है लीची, उस पर आप बताएंगे हमें विस्तार से कि किस तरीके से लीची में कीट और बीमारियों की जो समस्या होती है उसका प्रबंधन किया जाए। और लीची फल जो है काफ़ी स्वादिष्ट होता है, लाल रंग का छोटा सा रसीला फल होता है, विटामिन सी से भी भरपूर है। तो कैसे हमारे किसान अच्छा फल ले सकते हैं और बीमारियाँ और जो कीट है उसका सही समय पर निवारण कर नुकसान से बच सकते हैं। दोनों ही विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। तो सबसे पहले डॉक्टर जाट मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि आप बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मक्का की कटाई की जाए और भंडारण किया जाए। और अक्सर होता ये है कि पूरा जो फोकस रहता है किसान का कि अच्छी फसल हो, गुणवत्ता युक्त फसल हो, लेकिन जब कटाई और भंडारण की बात आती है तो कहीं ना कहीं कई बार चूक भी हो जाती है। ये एक पोस्ट हार्वेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर अक्सर हम देखते हैं कि चर्चाएँ भी कम होती हैं और शायद इसे उतना आधुनिक तरीके से अपनाया भी नहीं जाता। क्या बताना चाहेंगे? जी, काफ़ी किसान भाई इसके ऊपर ध्यान भी देते हैं और कुछ किसान भाई अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं और तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको काफ़ी लॉस होता है। अपन जानते हैं कि फसल के ऊपर पूरी मेहनत करता है किसान, उसके ऊपर पूरे इनपुट लगाता है, आगत लगाता है, फर्टिलाइजर लगाता है, पानी लगाता है, अच्छा बीज लेता है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी उसको बाज़ार में अच्छा दाम नहीं मिल पाता है क्योंकि उसकी जो कटाई है वो सही समय पर नहीं कर पाता है। तो उसकी गुणवत्ता कहीं न कहीं जाके उसकी कम हो जाती है। जब उसकी गुणवत्ता आपकी कम हो जाती है तो उससे क्या होगा कि आपको जो फसल के दाम काफ़ी कम मिलते हैं। और जो भंडारण बिल्कुल आपको सही करना है मक्का के केस में, इसलिए हम ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं कि इसके अंदर एक अफ्लाटॉक्सिन नामक एक केमिकल होता है, वो डेवलप हो जाता है। एस्परजिलस एक कवक होता है जो खेत से ही कभी कभी मक्का के साथ आ जाता है जी। तो वो अगर उसमें होता है तो वो अफ्लाटॉक्सिन एक मतलब कैंसर कारक है। उसकी वजह से क्या होता है कि मक्का हमारी एक फसल है जो औद्योगिक फसल है, जो 85% लगभग आपके उद्योगों में उपयोग होती है। जब उद्योगों में आपको अच्छी क्वालिटी का मक्का जाएगा तो आपको अच्छा दाम भी मिलेगा। तो इसकी वजह से कहीं न कहीं किसान भाइयों को एक समस्या आती है जिसकी वजह से वो उसमें अफ्लाटॉक्सिन डेवलप हो जाता है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं मतलब अच्छी बात है कि ये अच्छा टॉपिक है जो डीडी किसान पे आज लेके आए हम। और भंडारण, और क्योंकि इसमें किसान का पैसा नहीं लगता है, पैसा बहुत कम लगता है लेकिन उसको लॉसेस ज्यादा होते हैं। कभी कभी सारे आपका अनाज भंडारण के वक्त खराब हो जाता है और किसान भाई ने जो पूरी मेहनत की है उस मेहनत का पूरा अमूमन फल नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल, तो ऐसा ना हो इसीलिए ये तमाम बातें जो आज हम कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं उनका ध्यान रखें। और जैसा कि डॉक्टर शंकर ने भी बताया कि मक्का एक व्यावसायिक फसल है, इंडस्ट्रियल इस्तेमाल इसका बहुत होता है
और धीरे धीरे अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में मक्का की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। और क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी लोग बहुत सजग हो रहे हैं, मोटे अनाज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, इसलिए मक्का की मांग हर तरह से बनी हुई है। चाहे वो अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तब भी, और चाहे अगर हम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल यानी किस तरीके से इसका इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो कई तरह से इसके हमारे किसान लाभ ले सकते हैं। इसलिए मक्का की फसल में उन्हें नुकसान वैसे होने की तो आशंका कम ही रहती है, लेकिन अगर आप भंडारण सही विधि से नहीं करते हैं, कटाई सही समय पर, उपयुक्त समय पर नहीं करते, तब आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। शुरू में नाम गलत बोल दिया ना मैं आपका। भारत में गेहूं के बाद उगाया जाने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल मक्का है। देश में मक्का की खेती मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक में की जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और प्रोटीन जैसे पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक सुपाच्य अनाज है जिसमें फास्फोरस, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और आयरन जैसे खनिज तत्व भी होते हैं। मक्के की फसल तैयार होने के बाद उसकी समय से कटाई और भंडारण करना सबसे जरूरी है, क्योंकि मक्के की कटाई में देर की जाए तो उसकी मिठास में कमी हो जाती है। वैसे मक्के की कुछ प्रजातियां जल्दी तैयार हो जाती हैं, वहीं कुछ किस्मों को तैयार करने में ज्यादा समय लगता है। जैसे चारे वाली फसल बुआई से लगभग 60 से 65 दिन बाद तैयार हो जाती है, जबकि मक्के की देसी किस्मों को तैयार होने में करीब 75 से 85 दिन का समय लगता है। वहीं संकर और संकुल किस्मों 90 से 115 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती हैं। जब मक्के की फसल में करीब 25% नमी रहे और दानों का रंग पीला हो जाए, तब इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद सेलर या थ्रेशर से इसकी गहाई करें। किसानों को मक्के की कटाई और गहाई के बाद इसके भंडारण से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दरअसल कटाई के समय मक्के के दानों में लगभग 25% तक नमी रहती है, इसलिए मक्के के दाने निकालने से पहले इसे धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए। भंडारण करने के समय दानों में केवल 12% की नमी ठीक रहती है। तो अभी आपने मक्के पर ये रिपोर्ट देखी है जिसमें हमने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और अभी इन्हीं बातों को हम और विस्तार से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और साथ ही आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये कार्यक्रम आप किसानों के लिए है। आपकी भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और इससे हमें भी समझ आता है कि किसानों की समस्या दरअसल ज़मीनी स्तर पर किस तरह की होती है और उनका निवारण ताकि किया जा सके। बात करते हैं, डॉक्टर कृष्णा जी हमारे साथ हैं। आप बात करेंगे लीची पर। डॉक्टर कृष्णा, लीची की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि एक छोटा सा रसीला फल होता है, खट्टा मीठा, स्वादिष्ट बहुत होता है, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है ये। प्रसंस्करण में भी इसके कई तरह की उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन जब बात होती है कि कीट और बीमारियों की, तो किस तरह की ये फसल है और कितनी संवेदनशील है अगर हम बात करें कीट बीमारियों के संदर्भ में? जी, ऐसा है कि लीची बहुत कम समय का फसल होता है, और लीची में जैसा कि आपने देखा है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कई प्रकार के बीमारियां या सड़न की प्रॉब्लम होने लगती है। तो किसान भाई को एक तो हार्वेस्टिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, और हार्वेस्टिंग के पहले, कटाई के पहले किसान भाइयों को कुछ दवाइयों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जैसे कि हार्वेस्टिंग के कम से कम 10 या 15 दिन पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम की एक दवा है, इसको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके जब छिड़काव करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि फल का जो सड़न रोग है उससे काफी तरह से निजात मिलता है। और साथ में वैसे तो अब इसकी फसल जो है काफी बड़े साइज की हो गई है, एक महीना में आपको फल मिलने लगेगा लगभग। लेकिन ये है कि किसान भाई को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका फल जो है लौंग के आकार का हो, उसी समय
कुछ विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्लानोफिक्स नाम की एक दवा है जिसका 4 से 5 लीटर पानी में 1 ग्राम को मिला करके और स्प्रेइंग करने से जो फल जो गिरने की जो समस्या होती है उससे काफी हद तक निजात मिलता है। और आज कल जैसा कि देखा गया है कि जमीन में किसान भाइयों को नमी बनाए रखने की जरूरत है और खास तौर से जब फल पकने वाला होता है उस समय हल्की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। लेकिन यदि टेम्परेचर 40 के ऊपर है, ज्यादा है, तो उस समय थोड़ा सा सिंचाई देना चाहिए, लेकिन हल्की सिंचाई देनी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तापमान हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी लगातार बढ़ रहा है और बीच बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है, तो ये जो तापमान का उतार चढ़ाव है ये भी कई बार फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। इस पर भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आए विस्तार से तमाम बातों के बारे में जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लीची एक बहुत ही रसीला और गुणवत्ता वाला फल है, लेकिन लीची के बागों में हमेशा विभिन्न प्रकार के कीटों और रोगों के लगने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में बागवानों की लीची में समय समय पर लगने वाले रोगों और कीटों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि समय पर प्रभावी प्रबंधन कर सके और फलों को नुकसान होने से बचाया जा सके। लीची में लगने वाले कीटों में फलछेदक, जूं और पत्तों का सुरंगी कीट प्रमुख है। फलछेदक फल के ऊपर वाले छिलके से भोजन लेता है और फल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे फलों में छोटे छोटे बारीक छेद हो जाते हैं। वहीं जूं लीची की फसल को लगने वाला खतरनाक कीड़ा है। इसका शिकार हुए पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं और बाद में झड़कर गिर जाते हैं। इन बीमारी से प्रभावित हिस्सों की छटाई करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। इसी प्रकार सुरंगी कीट प्रकोप दिखाई दे तो प्रभावित पत्तों को तोड़ देना चाहिए। इन सब के अलावा लीची में श्याम वर्ण रोग, पर्ण चित्ती, पत्ती और कोपल झुलसा, म्लानी या उकटा रोग और फल विगलन जैसे रोगों के लगने की संभावनाएं होती है। ऐसे में बागवान संक्रमित पत्तियों को हटाकर नष्ट कर दे और बागों को हमेशा साफ रखे। अगर प्रकोप ज्यादा दिखाई दे तो बागवान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो ये थी लीची पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको किस किस तरह की समस्याएं लीची में आ सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। और डॉक्टर कृष्णा हमारे साथ लगातार हैं कार्यक्रम में। अगर आपके कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 विषय आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम बता दें आपको कि मक्के में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मक्के का प्रबंधन किया जाए, भंडारण उसका किस तरीके से किया जाए, ये तमाम बातें हम आपको बताएंगे। और साथ ही लीची पर हम आपको बता रहे हैं कि कीट और रोग प्रबंधन कैसे करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, सुशांत जी हमारे साथ हैं उड़ीसा से, आइए बात करते हैं। सुशांत जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, नमस्कार सुशांत जी, बताएं क्या सवाल है आपका? सुशांत हमें सुन पा रहे हैं? लीची की खेती हो सकती है क्या जी? उड़ीसा में लीची की खेती हो सकती है, उसकी उन्नत किस्म क्या है उसके बारे में? ठीक है डॉक्टर कृष्णा, ये हमारे दर्शक हैं उड़ीसा से, ये जानना चाहते हैं कि क्या वहाँ पर लीची की खेती की जा सकती है, क्या लीची के बाग लगाए जा सकते हैं, क्या वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिर भौगोलिक स्थिति है उसके अनुकूल वहाँ पर ये संभव हो पाएगा? उड़ीसा में वैसे तो लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन किसान भाई यदि चाहे तो लीची अनुसंधान संस्थान है जो मुजफ्फरपुर में है, वहां पर कुछ इस तरह की वैरायटी डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। और यदि ऐसा होगा तो उनको हम लोग कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर कुछ सहयोग करके वहां लगवाया जा सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो उड़ीसा कोई लीची के लिए, लीची पैदा करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन प्रयास किया जा सकता है। जी, यानी नई किस्मों पर काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके अनुसार डॉक्टर कृष्णा का बताना है कि फिलहाल वहाँ लीची की खेती या लीची के बाग लगाने के आप सोच रहे हैं तो ये इसमें इतनी शायद आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, उतना अच्छा फल वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से संभव नहीं हो पाएगा।
अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं तो हमें कॉल करें। 2 टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। हेलो जी, अब पहले हम आपसे यहाँ पर अनुरोध करना चाहेंगे और साथ ही अन्य दर्शक भी जो कि हमें कॉल कर रहे हैं, टेलीविजन की आवाज़ आप म्यूट कर दें, नेटवर्क क्षेत्र में रहें। आवाज कम कर दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हेम जी। बताइए, क्या हेम सिंह जी हमारे साथ हैं उज्जैन मध्य प्रदेश से। बताइए जैन साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है मैडम के मक्का की खेती को जंगली जानवरों से कैसे बचाएं? मक्का की खेती को जंगली जानवर से, अच्छा बिल्कुल जी जी बिल्कुल। क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर हेम शंकर? सिंह जी, ऐसा है और बाकी सब किसान भाई जितने भी जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, जो जंगली जानवर को बचाने के लिए इसमें यह है कि आपको एक तो पहरेदारी है, ठीक है, जो संभव नहीं है ना। अगर आप छोटा फील्ड कर रहे हैं या बहुत सारे लोग पूल करके एक साथ करते हैं, उसमें जंगली जानवरों में मैं जो जानवरों के नाम बताऊंगा उनकी समस्या पूरे देश में कहीं न कहीं आती है। उसमें आपका नीलगाय एक प्रमुख है। जो हेम सिंह जी जहाँ से आते हैं वहाँ पे आपकी नीलगाय की प्रमुख समस्या है। कुछ वहाँ जैसे पहाड़ी नीलगाय में तो क्षेत्रों आप देखिए, आप वो बाड़ा भी बना दे तो उसे भी छलांग मार के पहुंच जाते हैं। वो बाढ़ भी बनाते हैं, उसमें भी करती है। और कुछ जगह आपकी समस्या जो आती है इसकी आपके बंदर की समस्या है, वो लेकिन काफ़ी कम है। जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं और वहाँ पे अगर पेड़ पौधे आसपास हैं, फिर मक्का लगा रहे हैं, तो वो बंदर भी भुट्टे खा जाते हैं। फिर तीसरी जो समस्या आती है वो सुअर की समस्या आती है। जंगली सुअर की जहाँ संख्या बढ़ती है, तो ये सब तीनों चीज़ें जो बड़ी है, जैसे जंगली सुअर खेतों में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और नीलगाय क्यों आ रही है, कि इसका हमारे जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो काफ़ी गड़बड़ा है। जो उनको शेर और चीते और बाघ खाते थे, उनकी संख्या अपने देश में काफ़ी कम हो गई है। तो इसकी वजह से अगर हम, पहला तो यह है कि सभी किसान भाइयों से काफ़ी जगह ये हो भी रहा है, अपने जो खेत है उनको मतलब जिस जगह से रुकने की वो है वहाँ पे आप अच्छे से तारबंदी करें, और जो तारबंदी होने के बाद या बाड़बंदी करें, जैसे भी आपको करना है वो आप करें। और ऐसा है कि जैसे 10 किसान है तो सब अपने अपने खेत की नहीं करें, वो ऐसे करें कि सारे कम्युनिटी वाइज करें। और ये काफ़ी जगह प्रैक्टिस में भी आ रहा है। और इससे क्या होता है कि सबका फायदा होता है, और हर बार उस बाढ़ को बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार बना दिया आपने, 5-10 साल आराम से आपको निजात मिल सकता है। जी जी। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे जैसे IT के है जो काफ़ी लोग करते हैं, मतलब कि जो कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल रहते हैं, उनमें यह होता है कि जो उनका मलमूत्र होता है उसको अगर इकट्ठा करके फसल के चारों तरफ छिड़का जाए, तो वो उसमें भी जो आपके जैसे नीलगाय है या फिर ये सुअर है, तो इनसे निजात मिल सकता है, वो आते नहीं है फिर। अच्छा, हाँ, उससे यूँ लगता है कि भाई हाँ जिसका मलमूत्र है उसी को छिड़कते हैं। फिर तीसरा एक है जो NSC ने भी डेवलप किया है, बाकी लोगों ने भी डेवलप किया है, एक मशीन है जिससे क्या है कि कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आप वहाँ पे लगा देते हैं तो वो आपको उससे विस्फोट होता रहता है, ठीक है। तो वो जानवर को कंटिन्यूस बेसिस पे आपके भगाता रहता है जी, यानी और ऐसी काफ़ी मशीनें, कुछ फैन है जो डिस्ट्रेस कॉल के होते हैं। डिस्ट्रेस कॉल में यह है कि जैसे नीलगाय को अगर किसी को बुलाना होगा, ठीक है, जो अगर उसके बच्चे के ऊपर किसी ने आघात कर दिया है, तो उस तरह से वो डिस्ट्रेस कॉल की साउंड वाली ऐसी चीज़ें भी आने लगी मार्केट में। उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और कुछ साउंड मेकिंग मशीनें हैं जो आपकी दिन के अंदर, तो क्योंकि लगभग अमूमन सब लोग रहते हैं तो ज़्यादा नहीं होता है, तो उस समय रात के अंदर वो बजती रहती है 10 मिनट के अंतराल पे, 15 मिनट के अंतराल। फिर डिस्ट्रेस कॉल वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं। ये सब जो आप बता रहे हैं, जिस तरह की ये आधुनिक तरीके हैं, ये आसानी से बाजार में उपलब्ध रहते हैं, सब मिल जाते हैं? देखो, जो NSC वाला है वो आप NSC जो राष्ट्रीय बीज निगम है उसके ऊपर छिड़का जा सकते हैं। और काफ़ी बाजार में भी जैसे ऑनलाइन मार्केट है उनके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। और अगर ये इनका अगर कहीं मंगवाएंगे तो वो मिल जाता है आपको मार्केट के अंदर। बिल्कुल, तो बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में अभी डॉक्टर शंकर ने बताया। आप बिल्कुल बाज़ार में जाएं और देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा तरीका ज़्यादा सूटेबल है, किससे आपको ज़्यादा लाभ होता है, किससे आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उसी के अनुसार आप अपना विचार बना सकते हैं और इन तरीक़ों को अपना सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं लीची और मक्का पर। छोटा सा ब्रेक।
भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज के दोनों ही विषय आपके लिए फिर से हम यहाँ पर दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि मक्का की कैसे कटाई करें और कैसे इसका सही तरीके से भंडारण करें ताकि किसी तरह का नुकसान हमारे किसानों को ना हो। और साथ ही हम बात कर रहे हैं लीची के बाग में कीट और बीमारियों का कैसे प्रबंधन हमारे किसान कर सकते हैं। दोनों ही विषय से जुड़े मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जहां से आप नंबर नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो जी देवी राम जी, बताइए क्या सवाल है। आप शिमला हिमाचल प्रदेश से हमें कॉल लगा रहे हैं, अपना प्रश्न बताएं। हाँ जी, मेरा प्रश्न है जी कि मक्की का बीज आजकल या पहाड़ी क्षेत्र के लिए कौन सा ठीक रहेगा? जी देवीराम जी, जो आपके यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो मक्का लगनी होती है अभी इस सीज़न से स्टार्ट हो जाती है और आपको जो अगेती पकने वाली किस्में हैं उनका चयन करना चाहिए। उनमें से जो LQMH1 है और आपकी विवेक हाइब्रिड 45 है, 57 है, 58 है, विवेक शंकर मक्का के नाम से किस्में आती है, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। तो इन अगर किस्मों का आप चुनाव करते हैं ये जल्दी पक जाती है और क्योंकि आपके यहाँ जो जल्दी पकने वाली किस्में भी आप लगाएंगे तो उसमें 10-20 दिन बाकी क्षेत्रों की बजाय ज़्यादा लगेंगे। तो अगर आप इन जो संकर किस्मों का जो उन्नत किस्में हैं उनकी गुणवत्ता भी कुछ की काफ़ी अच्छी है तो उनको अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा और सारे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, जिसमें हिमाचल ही नहीं आपका उत्तराखंड भी है और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन सी किस्में। तो चलिए किस्मों पर सवाल ही आया तो आज हम हालांकि बात कटाई और भंडारण की कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सवाल ऐसे आ रहे हैं दर्शकों के तो चलिए किस्मों पर भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर शंकर, कौन कौन सी अच्छी किस्में हैं जिसका इस्तेमाल हमारे किसान कर सकते हैं? देखिए, जो अभी इस समय जो बुआई हो रही है क्योंकि ये फसल तो शायद 2 बार ले सकते हैं ना साल भर में। इस बुआई का मक्का के बारे में ये होता है कि जितना 365 दिन ही अपने देश के अंदर मक्का बुआई की जाती है और 365 दिन ही कटाई की जाती है, तो इसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में। अभी जैसे मक्का जो लगाएंगे ये पहाड़ी क्षेत्रों में चालू हो गया है, चाहे अपन नॉर्थ ईस्ट से लें, चाहे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम। अब सिक्किम से स्टार्ट हो गया है और जैसे अभी हिमाचल से हमारे पास फोन आया किसान भाई का, ऐसे उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर से मतलब चालू हो गया। तो ये लोग इनकी जो बुआई है वो आपकी अप्रैल मई 15 तक सारी खत्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे हम नीचे उतरते हैं, वहाँ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ के लिए जो किस्में हैं जिसको अभी मार्केट में जिसका बीज उपलब्ध है वो चीज़ हम बता चुके हैं। उसके साथ साथ ही कुछ और अलग किस्में हैं जो अगेती पकने वाली है, जिनके 1-2 और मैं ऐड करूँगा। उसमें DKC 7074 है और DKC 7204 है। ऐसी किस्में हैं जो ये जल्दी पकती है और किसानों को ज़्यादा फायदा देती है। और बाकी जो किस्में हैं मध्यम अवधि की किस्में, वो DHM 117 है, DHM 121 है, PMH 1 है, PMH 3 है। इन किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र से थोड़े नीचे वाले क्षेत्र के किसान भाई हैं। हाँ, तो इसके लिए आप मतलब अच्छी किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए एक और कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? मैं मक्का की खेती किया और वो जो
अभी जो मक्का ये है उसमें कुत्ता और जानवर खा लेते हैं मक्के को। जी जी जीवन जी, इस पर अभी हम बात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल से हैं ये हमारे दर्शक। अच्छा जीवन बर्मन जी, वहाँ कौन खाता है? सुअर खाता है या ये नीलगाय तो वहाँ होगी नहीं ज़्यादा। आप कहाँ, कौन से जिले से हैं पश्चिम बंगाल में? फ़ोन कट गया शायद इनका। हेलो। तो देखो जंगली जानवर का रहता है, ठीक है, और वो जब ज़्यादा क्षेत्रों में करते हैं। अब पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो अगर 4 साल पहले लें तो पश्चिम बंगाल का देश के पटल के ऊपर नाम नहीं था मक्का के नाम पे, लेकिन आज देश के टॉप 10 राज्यों में आ गया है। हमारे देश में लगभग सारे राज्यों के अंदर मक्का की खेती होती है। तो पहले नाम ही नहीं था, मतलब यहाँ पश्चिम बंगाल मतलब चावल के लिए जाना जाता था। लेकिन वहाँ मक्का की उपज जो औसतन उपज है वो 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, औसतन उपज है। तो इसकी उपज क्षमता ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा किसान अपना रहे। और मुझे लगता है कि जो जंगली जानवर है वो भी बढ़ जाते हैं अगर ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, अगर ज़्यादा बड़े क्षेत्र में होता है। तो जब तक ये बड़े क्षेत्र में नहीं होता है, कुछ ऐसी आपके यहाँ समस्या है तो उसके अंदर जब आप जो मैंने बताया जो इक्विपमेंट उपलब्ध है, फेंसिंग कर सकते हैं, आप फेंसिंग कर सकते हैं, स्ट्रेस साउंड वाले आप इक्विपमेंट अवेलेबल है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप खुद भी उसकी पहरेदारी करने की थोड़े दिन, आपको 15 दिन 20 दिन जरूरत पड़ती है। जब आपका भुट्टा पकता है, जब ज़्यादा कड़क हो जाएगा उसके बाद कोई जानवर नहीं खाएगा इसको। जी जी ठीक है। डॉक्टर कृष्णा हमारे साथ हैं, लगातार बने हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर कृष्णा, जैसे कि हम लीची की बात कर रहे हैं तो इसमें फल भेदक एक बड़ी समस्या आ जाती है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? फल भेदक एक बहुत महत्वपूर्ण हानिकारक कीट है और यह जो है ऐसा देखा गया है कि यह अक्सर जो है सारे क्रॉप में बहुत सारे फसलों पर इसका प्रकोप होता है। तो इसमें पहला देखा गया है कि इसके कई जनरेशन, इस कीट के कई जनरेशन फसल पर पाए जाते हैं। पहला जो प्रकोप होता है जब लीची का फल जो है लौंग के आकार का होता है, उसी समय इसके कीट जो है पुष्प वृंत पर अंडे दे देते हैं और अंडे देने के बाद उससे कुछ हफ्ते में ही शिशु निकलते हैं और वो जो है फसल को काफी नुकसान करते हैं। और साथ में जो बाद में चल करके फिर एक वही कीड़ा जो है डंठल पर और वो बीज को ये खाने लगता है और खा करके आपने देखा होगा कि जब लीची पकती है तो ऊपर काला काला सा चिट्टा दिखाई देता है। जी, कई बार चिट्टियां दिखाई देती हैं उसके ऊपर। तो वो जो है आपको विस्टा फल के ऊपर जो है अंदर जमा हो जाता है, जो क्षतिग्रस्त फलों के डंठल के पास छिलके से दिखाई देता है और लीची के फलों को परिपक्व होने से पहले ये नमी अधिक होने के वजह से भी ये देखा गया है। जी डॉक्टर कृष्णा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगी क्योंकि एक कॉलर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। राम कुमार जी हैं, उनका सवाल भी ले लेते हैं। लीची से जुड़ा सवाल वो करना चाह रहे हैं। जी राम कुमार जी, बताइए क्या सवाल है, अपना सवाल बताएं। जी, फल के बारे में क्या समस्या आ रही है? वो ये जो फल बता रहे ना, ये मंदसौर जिले के गौरव तहसील में होता है कि नहीं होता है? लीची होता है वहाँ पर कि नहीं होता? मध्य प्रदेश से बात करें, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहाँ पे होता है कि नहीं होता है इसकी खेती? ठीक है डॉक्टर कृष्णा, मंदसौर से हैं ये मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर क्या लीची की फसल ली जा सकती है, जानना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई वैरायटी आप बता? मध्य प्रदेश थोड़ा सा ड्राई एरिया है, तो यहाँ जो है लीची मेरे ख्याल में बहुत ही उपयुक्त नहीं है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था कि उड़ीसा में तो उड़ीसा के लिए तो कुछ वैरायटी रिकमेंडेड भी है, जैसे मुजफ्फरपुर है, कई सारी वैरायटीज है। लेकिन ये है कि मध्य प्रदेश में अभी इस तरह का कोई प्रयोग नहीं चल रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, या उत्तर प्रदेश का तराई बेल्ट है, बिहार है, बंगाल है, इन सारी जगहों पर तो लीची अच्छी तरह से सक्सेसफुली। डॉक्टर कृष्णा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो काफ़ी, मुझे लगता है कि लीची को लेकर
उत्साहित हैं बहुत सारे किसान और ऐसे क्षेत्रों से भी कॉल कर रहे हैं जहां पर ये प्रचलित नहीं है फसल। तो मैं यहां पर जानना चाहूँगी आपसे कि किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन या कैसी भूमि होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति किस तरह की इसके लिए उपयुक्त रहती है? जैसा कि आप देखते हैं कि जब लीची पकने वाला होता है तो उस समय यदि टेम्परेचर 40 के ऊपर हुआ तो लीची में एक क्रैकिंग आ जाती है। और जो मुजफ्फरपुर का लीची है यहाँ का टेम्परेचर माइल्ड होता है और यहाँ में ह्यूमिडिटी लगभग 70-80 के पास रहता है। कारण ये है कि ये तराई बेल्ट है और यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है। जो गंगा का बेल्ट है वो इस प्रकार से यहाँ की जलवायु जो भी आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और बिहार तक या इवन बंगाल में जो भी फुट हिल्स है इसमें जो है लीची की खेती बहुत उपयुक्त होती है। और देहरादून में भी आपको देखा होगा वहाँ भी लीची होती है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ हद तक हो जाता है। लेकिन जो जलवायु सबसे उपयुक्त जलवायु जो है वो बिहार का जो एरिया है, जो मुजफ्फरपुर और ये एरिया काफी उपयुक्त है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो इसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर और ड्राई एरिया नहीं चाहिए। उसमें जो है आपका फलन जो है वो कम होता है और जो फल का जो क्वालिटी होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है और फल ठीक साइज का बनता है। ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शक के मन में जो आशंका रही होंगी ज़रूर दूर हो गए होंगे। और लीची के बारे में ये भी कहा जाता है कि लीची को बौछारें बहुत पसंद है, यानी पानी की बौछार बहुत पसंद होती है। क्या है ये जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे आप हेलो किसान के साथ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं मक्का फसल पर और साथ ही लीची के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोनों ही विषय से जुड़े कोई सवाल हो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और हमारे विशेषज्ञों के सामने रखें अपने सवाल, तुरंत जाने उनके जवाब। एक कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे। ब्रेक के बाद पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हेलो 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 जी, विनोद जी बताइए क्या सवाल है? मध्य प्रदेश सागर से आप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, सवाल बताएं। विनोद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी, हाँ बताइए, सवाल बताएं। विनोद जी क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो।
चलिए, शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही किसी वजह से विनोद जी तक। हेलो विनोद जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हेलो जी विनोद जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपना सवाल बताएं। चलिए, शायद किसी तरह की समस्या है, बीच में आवाज़ उनकी हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, या फिर वो हमें नहीं सुन पा रहे हैं। विनोद जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो दोबारा आप कॉल लगाएं, ज़रूर आपके सवाल के हम जवाब लेंगे। डॉक्टर कृष्णा, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि लीची के लिए ये भी कहा जाता है कि उसे पानी की बौछारें बहुत पसंद होती हैं, तो ये क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है, और किसानों के लिए क्या बताना चाहेंगे? ऐसा है कि यदि किसान भाई यदि उनके पास साधन है तो यदि उस पर पानी की बौछार लगाए तो उससे क्या होता है कि जो पौधे की जो आसपास का जो एरिया होता है उसमें नमी बरकरार रहती है और जमीन में ज्यादा पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जमीन में पानी चला गया और वो अवशोषित होकर के यदि ऊपर गया और ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, 35 से ऊपर है, तो फिर फ्रूट की क्रैकिंग होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए हल्का पानी और बौछार वाला पानी से पौधे भी ठंडे रहते हैं और आपका बगीचा भी ठंडा रहता है। इससे 3 से 4 या 5 डिग्री तक टेम्परेचर को नीचे डाउन किया जा सकता है। तो ऐसा करने से बहुत ही अच्छी पद्धति बताई गई है जी। किसान भाई इसको जरूर अपनाएं जी। और डॉक्टर कृष्णा, आप हम ये भी देखते हैं कि नेट भी लगाया जाता है लीची के पेड़ों पर, तो इससे किस तरह का लाभ रहता है? नेट तो कुछ चिड़ियों को और चिड़ियों से बचाने के लिए, क्योंकि जब फल पक जाता है उस समय आपको पता ही है कि बहुत ही सॉफ्ट फल होता है और बहुत सारे जो पक्षियां जो है इस पर अट्रैक्ट होते हैं सब। और यदि बहुत बड़ा बाग है तब तो पक्षियां बहुत सारे खेत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन यदि 1 या 2 या 10-20 पौधे हैं तो उस पर बहुत सारे नुकसान करते हैं, इसलिए उसको नेट से ढक दिया जाता है। और साथ में कुछ लोग जो बच्चे या कोई लोग नुकसान करते हैं उससे भी बचाव होता है कि कोई उससे चुरा न सके, और मेनली यही होता है कि पक्षियों से बचाने के लिए। एक कॉलर है, जतिन जी हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं। हेलो हाँ। जी नमस्कार जतिन जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? मक्का बाट ईस्ट मक्का, इसके इलाज क्या है? हाँ जी, मक्का पक्की खदा है, पक्की, इसके इलाज क्या है? एक बार फिर से सवाल बताइए, हम आपको सुनने पा रहे हैं। पक्की बाट अच्छा बाढ़ डैमेज कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो जतिन जी, एक है पका हुआ मक्का है, बर्ड की वजह से नुकसान। देखो, जो एक तो ये होता है कि जब मक्का, क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल में अभी मक्का मैंने जैसे पहले भी चर्चा की थी कि एक बड़े मात्रा में आ रहा है, पिछले 5 सालों में इसका उत्पादन दुगुने से भी ज़्यादा बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में 5 साल पहले होता था, तो अभी क्या है कि ये जो बड़े एरिया में लगेगा, जैसे कृष्णा सर भी बता रहे थे कि भाई बड़े एरिया में लगेगा तो पक्षी बढ़ जाएंगे। तब तक क्या है कि जितने पौधे, आप पौधों की संख्या एक अच्छे से रखें। पौधों की संख्या अगर बीच में से गायब हो जाती है तो पक्षी को बैठने का सहारा मिल जाता है। अगर पौधे से पौधे जुड़े रहेंगे और पत्तियों उनकी जो पंख है वो पत्तियों से टकराते तो वो बैठते नहीं है। और बाहर जो चारों तरफ होते हैं पौधे, उनके अंदर आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो लिफाफे चढ़ा दें। 10-15 दिन बाद जो 5-10 दिन बाद भुट्टा बनता है उसके बाद लिफाफे चढ़ा दें। जैसे ये फोटो दिख रहा है, न्यूज़पेपर से कवर करने के लिए न्यूज़पेपर से कवर कर दें। उससे जो चारों तरफ अगर कवर हो जाएगा तो चारों तरफ का, फिर उसके बाद बीच में तो आपका पक्षी बैठ नहीं पाएगा, पौधे से पौधे उसकी वो लगेगी। दूसरा, उसके साथ जो मैंने मशीन बताई थी, भारतीय बीज निगम ने एक मशीन बनाई। ऐसी मशीनें काफ़ी और इंटरनेट पे उपलब्ध है जो हर समय 15-15 मिनट के अंतराल के ऊपर ये आवाज़ करती है। तो उससे, और डिस्ट्रेस कॉल वाली है जिसके अंदर पक्षी अपने, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है उस समय आवाज़ करती है, वैसे हो सकता है। इसके साथ साथ वो एक काम और कर सकते हैं कि जब 10 दिन तक, सुबह से लेकर शाम तक, जब भुट्टा बनता है, भुट्टे के 7-8 दिन बाद ही पक्षी लगना स्टार्ट करते हैं और 10-15 दिन तक लगते रहते हैं। तो सुबह और शाम
1-2 घंटा 4 बजे जैसे शाम को थोड़ा ठंडा हुआ, फिर पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। तो उस समय दोनों समय आप पक्षियों की देखभाल भी कर सकते हैं, क्योंकि एक नया क्षेत्र है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। जहाँ पुराने क्षेत्रों में होती आ रही है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तो 10-15 दिन तक आपको जब भुट्टे में दाने पड़ जाते हैं और दाने जब तक हार्ड नहीं हो जाते तब तक आपको देखभाल करनी चाहिए। जी, एक और कॉलर हैं जिन्होंने चेन्नई से मैं कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, राजेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। राजेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं मैडम जी। नमस्कार राजेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। क्या सवाल है आपका? चेन्नई से बात कर रहा हूँ जी। एक्चुअली सवाल ये था कि मैं लीची संबंध पूछना चाहता था कि ये इस तरह के मतलब तमिलनाडु के क्लाइमेट में ये लगा सकते हैं ये पौधा या पेड़? जी डॉक्टर कृष्णा, संबंध में ट्रेनिंग किधर मिलती है? ठीक है डॉक्टर कृष्णा, कौन से जिले से हैं आप राजेश जी? हाँ जी मैडम। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जिला भी। ओ माफ कीजिए जी। तो ये यहाँ इस तरफ की क्लाइमेट में तमिलनाडु में लग सकेगी या उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, ऐसी चीजें कहाँ मुझे जानकारी? ठीक है राजेश जी, कृष्णा जी जानना चाहते हैं ये कि क्या इनके क्षेत्र में ये इस्तेमाल कर सकते हैं किसी किस्म का, क्या वहाँ पर लीची संभव है? जी, ऐसा है कि जो आपका ऊटी का एरिया है, जो पहाड़ी एरिया है, उसके फुट हिल में आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जहाँ तक कि चेन्नई की बात है, चेन्नई में आज जैसा कि बताया कि टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री से 40 डिग्री तक बढ़ जाता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगाना मुश्किल है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि जो लीची का अनुसंधान संस्थान है मुजफ्फरपुर, वहाँ पर इस तरह के काम चल रहे हैं और ऐसे वैरायटी जो कि कोस्टल एरिया में और एरिया में जो लगाया जा सकता है उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन मेरे समझ से चेन्नई में थोड़ा सा मुश्किल है। यदि आपको संपर्क करना है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो IIHR जिसको बोलते हैं, बेंगलोर में है, वहाँ से संपर्क करके, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही अच्छा संस्थान है और वहाँ पर कुछ अनुसंधान हुआ है शायद, तो वहाँ से आप संपर्क करके, नजदीक है, तो वहाँ से आप अच्छे क्वालिटी के पौधे प्रायोगिक तौर पर शुरुआत करने के लिए आप ले सकते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी एक कॉलर जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से मैं कॉल किया है, आइए बात करते हैं। जी मिश्रा जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी, नंद स्वरूप जी बताएं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ मक्के का भंडारण करते हैं तो पुरानी पद्धति में यहाँ बाली जो है कुकड़ी में लगी रहती है, ऊपर से छिकले चढ़े रहते, तो हम लोग भंडार, जो नई पद्धति है जो वैज्ञानिक ढंग से हमें भंडारण किस प्रकार से करना, जैसे मैं गेहूँ का करता हूँ, चना करता, उसी हिसाब से करना है कि इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था में करनी होगी? नंद स्वरूप जी, जो आप कह रहे हैं ना पुरानी पद्धति है और अभी वैज्ञानिक है, वो पुरानी पद्धति वैज्ञानिक नियमों के आधारित है और बहुत अच्छी भंडारण विधि है। बाकी किसान भाइयों को भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जिसमें भुट्टे के साथ ही आपको दाने को लगे रहना पड़ता है। उससे क्या है कि इसमें गुण भी कम लगता है। दूसरा यह है कि हमने ये देखा है अगर बीज के लिए किसी को पौधे रखने हैं, भुट्टा रखना है अपने खाने के लिए, बाकी उन्नत किस्मों का चुनाव करें, आपको किसी का है तो बीज के लिए ज़रूर भुट्टे के साथ ही आपको दाने के लिए साथ लगा रहे हैं। जब आपको बोना है उसके 2 दिन पहले ही उससे आप दाना छुड़ाएं। तो ये भंडारण की विधि है, बहुत ही अच्छी है। अगर आपको वैज्ञानिक भंडारण की विधि में जाना है तो उसमें यह है कि आपको सबसे पहले तो जब भी मक्का की कटाई करते हैं, कटाई के बाद जब गहाई करनी है, कटाई करते समय आपका मक्का में जो नमी होती है 20 से 25%, कभी-कभी 30% तक होती है। और जब आपका पौधा हरा हो, अभी जो किसान भाइयों को ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपका पौधा हरा हो और आपका भुट्टा पक गया हो, भुट्टा पकने की निशानी ये है कि आप जब एक तो उसके चारों तरफ का आवरण होता है भुट्टे का, वो आपका सूख जाता है, और दूसरा ये है कि आप भुट्टे की जब आप दाना निकालेंगे बीच में से एक दाना निकालें और उसके ऊपर से जहाँ से भुट्टे से जुड़ा रहता है दाने का भाग, जिसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, दाने भुट्टे के साथ जुड़ा, वहाँ पे एक काली परत बन जाती है, थोड़ा सा आप करेंगे तो उसके बाद भुट्टे का वजन नहीं बढ़ता है, तो वहाँ पे आप कटाई कर सकते हैं और आपको एक गुणवत्ता युक्त चारा मिल सकता है आपके पशुओं के लिए।
तो आप कटाई कर ले, फिर भुट्टे अलग करके आप और यहाँ भुट्टू के साथ ही पूरे पौधे को आप थ्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़े दिन आप 2-4 दिन, अभी तो 4 दिन 5 दिन में आपकी अच्छी फसल सूख जाएगी। सूखने के बाद आप गहाई करें तो आपका जो अमूमन आपका जो मॉइस्चर परसेंट होता है 15% 18% के आसपास आ जाता है। और उसको सूखा के फिर उसको हीप नहीं बनाए, मतलब एक ढेर नहीं बनाना है, थोड़ा फैला के रखना है। 1-2 दिन आप फैला के रखेंगे तो आपका मॉइस्चर परसेंट अभी 12% आ जाता है। उसके बाद आप वायु प्रवाहित जितने भी एयर बैग्स होते हैं उसमें आपके चाहे प्लास्टिक के जो बैग कट्टे आते हैं जो वो हो गए, उसके बाद में आपके जूट के बैग आ गए, उनके अंदर आप भंडारण करें। और थोड़ा वायु प्रवाह भी ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपका जितना भी आप भंडारण कर रहे हैं उनको पूरी सरफेस को आप मेलाथियान से ट्रीट करें। उसके साथ अगर ज़रूरत है पूरे को एकदम पैक करके, और बाद में जब पूरा आपका भंडारण क्षेत्र पूरा हो जाए, जैसे एक कमरे में कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड है उसका यूज़ करके और आप उसका लंबे समय तक भंडारण कर सकते हैं। लेकिन एक पते की बात ये भी है कि जो किसानों को केवल बीज के लिए ही और कुछ समय के लिए ही, जैसे 1 महीना या 2 महीने के लिए भंडारण करना पड़ता है, क्योंकि अपने देश के अंदर मक्का का कैरी ओवर स्टॉक नहीं है। कैरी ओवर का मेरा मतलब यह है कि जो खरीफ इस मौसम की मक्का को बारिश की मौसम की मक्का के साथ बेचेगा, ऐसा नहीं है अभी। क्योंकि मार्केट में जो दाम का जो क्रैश होता है, जो कम होता है मार्केट में, वो 1-आध महीना या 1.5 महीने तक ही रहता है। अधिक आवक होती है तो आपको 2 महीने तक ही रोकना है। तो 2 महीने तक रोकने में आपको ज्यादा दवाइयाँ डालने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से सुखा के रखें। और वायु जैसे कि आपने बताया भी कि लंबे समय तक स्टोर करने से इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी पैदा हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं थे कुछ। हाँ, वो नहीं, उससे लंबे समय तक नहीं, उसको तो आप 2 दिन में ही वो पैदा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर आप उसको हीप बना रहे हैं, जैसे आपने लेके आए और आपने जैसे मक्का की ट्रॉली लेके आए, जैसे भी आप लेके आ रहे हैं और उसका एक ढेर बना दिया आपने, तो ढेर बनाते आप वो 3 दिन के अंदर अफ्लाटॉक्सिन पैदा हो जाएगा। एस्परजिलस पूरी वायु के अंदर है वो, ठीक है, जो फंगस है वो वायु के अंदर है। तो आप फिर उसके बाद में जैसे पूरा एकदम आपका उसका निशान ये होता है कि आपकी मक्का है ना नीली नीली हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है ना। तो उसमें जो एक एस्परजिलस फंगस होता है उसकी वजह से अफ्लाटॉक्सिन बन जाता है। तो आपको भंडारण में बस यही बिल्कुल, तो भंडारण में इसलिए अब सबसे पहले आप लगातार ये बता रहे हैं कि ढेर ना बनाए, ये बहुत जरूरी है। ढेर नहीं बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम हेलो किसान में आज बात कर रहे हैं लीची और मक्का की, और एक कॉलर हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो
हाँ हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी, हेलो किसान में। जी बताइए राहुल जी, क्या सवाल है? आप बिहार से हमें कॉल कर रहे हैं। जी जी, हम लोग का मक्का जून में कटता है तो हम भंडारण करना चाहते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं 1-2 साल के लिए। हेलो हाँ जी, सवाल पूरा कीजिए अपना। हाँ, 1-2 साल के लिए हम मक्का कटाई करने के बाद उसको हम भंडारण करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे सुरक्षित कर पाए? अच्छा राहुल जी, जो मैंने अभी जैसे आपका प्रश्न है 2 साल की बात कर रहे हैं। 2 साल के लिए आप उसको कितने साल के लिए करिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप कटाई करते हैं, कटाई करके लेके आते हैं, उसके बाद में उसको अच्छे से सुखाना है। ठीक है, 12% तक आपकी नमी आनी चाहिए। जैसे मक्की को अगर हम 12% अगर अमूमन किसान के हम कैसे डिसाइड करें, मक्की को अगर हाथ में लेके अगर हम थोड़ा सहलाते हैं ऐसे, तो उसमें दाने से दाना जब टकराता है उसकी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो दाने से दाने की जो ऐसी आवाज़ आने जब जैसे सूख गया, तो उस स्थिति में ही आपको बोरे में पैक करना है, या किसी के अंदर भंडारण के जो आपके अंदर जैसे आपके पास उपलब्ध है, कोई मिट्टी की बनी हुई कोठी है, या फिर आपके पास बड़े ट्रैंक है, ठीक है ना, जो आपके स्टील के बने हुए, या और कोई चीज़ है, या फिर आपका पूरा ऐसा कमरा है जिसके अंदर आप रखना चाहते हैं, तो उसमें आप रखें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि जो भी आप मिट्टी का ट्रंक रख रहे हैं या जो भी ट्रंक रख रहे हैं, मतलब कोठी है, तो कोठी के नीचे हमेशा 1 या 2 या 3 ईंट ऐसी लगानी चाहिए जिसमें क्या है, नीचे से भी उसको वायु मिले। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रंक होता है उसके नीचे बिल्कुल यानी वायु संचार होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। अपन को लगता है इसमें मॉइस्चर, वायु का संचार नहीं हो रहा, बिल्कुल पैक कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा फिर भी होता है। तो ये है। और साथ में ही आपको जब आप उसको उसमें डालें, तो आप 1 घन मीटर के हिसाब से लगभग 1 एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की जो गोली होती है वो आप डाल दें। अगर आप बोरे में करना चाहते हैं तो पहले उसको मेलाथियान से ट्रीट करके और फिर उसके अंदर सूखी हुई मक्का को आप डालें, और पूरे जो आपका जैसे कमरा है, तो कमरे के अंदर आप बिल्कुल ये लगा दें, फिर सेल्फोस या एल्यूमिनियम फॉस्फेट की टेबलेट रख के, ताकि कोई अगर कीट वगैरह है तो वो ना चले बात करते हैं। और जो उस कमरे को पूरा सील कर दे, जैसे 2 साल का सैनिटाइज कर दे एक तरीके से कमरे को, उसको फिर पूरा सील कर दें आप मिट्टी से, या फिर आप जैसे टेप आती है, जैसे भी है, उससे आपका जो कमरा पूरा ऐसा सील हो जाए कि उसके अंदर फिर और कोई नहीं जा पाए। ठीक है डॉक्टर कृष्णा, जैसे कि हम लीची पर बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें आपने बताई, और क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी। कई दर्शकों का भी ऐसा ये सवाल आता है, लीची का जो फल है वो तंदुरुस्त हो, चमकदार हो, अच्छा रंग हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरी बात है कि कई बार हम देखते हैं कि टेढ़े मेढ़े फल हो जाते हैं, उनका आकार बिगड़ जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह रहती है? क्या करना चाहिए किसानों को? आपको विस्तार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। किसान भाइयों को चाहिए कि जब से पौधा लगाए उस समय उसको ट्रेनिंग और प्रूनिंग की बहुत जरूरत होती है। किसान भाई को चाहिए कि उसको जो इस प्रकार से ट्रेन करे कि दक्षिण से की तरफ से उसको पौधे में अंदर से प्रकाश आना चाहिए। प्रकाश आने से जो हमारे कई तरह के कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। जैसे छाल खाने वाला एक पिल्लू होता है जो छाल को खा करके और वो जाला बना देता है। तो उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि पहले तो जाला लगा हुआ किसान, यदि आपका पेड़ 20 या 25 साल का पुराना हो गया है तो उसको ले करके आपको हैवी प्रूनिंग करना चाहिए, जिसको जीर्णोद्धार बोलते हैं हम लोग। जीर्णोद्धार करना चाहिए। और उसके बाद यदि पौधा 5 या 7 साल का है उसकी सेंटर क्लीयरिंग करनी चाहिए। सेंटर क्लीयरिंग मीन्स इस प्रकार से पौधे के बीच में कटाई करना कि जो सूर्य का प्रकाश जो है पौधे के अंदर भी घुस जाए और घुसे। तो उससे क्या होता है कि जो नमी, जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होता है वो कम हो जाती है, तो कीड़ों का प्रकोप जो है बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर कृष्णा, बहुत जल्दी से मैं एक सवाल और पूछ लेती हूँ। ये पीयूष हैं उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक, जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। लीची के पेड़ में टहनियाँ सूख रही हैं और फल झड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्लानोफिक्स नाम की एक ग्रोथ प्रमोटर है, उसको जो है आप पहले से छिड़काव करना चाहिए। और जो हमने कटिंग की बात किया है, कटिंग
और साफ सफाई और जमीन में जो है जैविक उर्वरकों का जरूर प्रयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नीम है वगैरह, ये सब जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम बातें आप पहले ही चर्चा में बता चुके हैं डॉक्टर कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। तो वो किसान जिनके लीची की बाग है, हम आशा करते हैं कि इन जानकारियों से ज़रूर लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृष्णा आपका। और डॉक्टर शंकर जी भी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हैं। डॉक्टर शंकर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवाल मक्का पर लिए हमारे दर्शकों के, और ख़ास तौर पर जो जंगली जानवरों वाले सवाल थे वो ज़्यादा आ जाए, तो उसका भी बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा, आइए डालते हैं उस पर नज़र। अगला हमारा विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और साथ ही हम बात करेंगे शुष्क क्षेत्रों में खजूर की बागवानी की संभावना के बारे में। तो दोनों विषय हम अगले अंक में आपके लिए लेकर आएंगे। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके सवाल और सुझावों का हमें इंतज़ार रहता है। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और इसके अलावा फेसबुक से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च करें, हेलो किसान पेज पर जाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। और इससे भी आसान तरीका, हमारा टोल फ्री नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें। ये भी टोल फ्री है, निःशुल्क है ये भी। और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जहां पर आप डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी कभी भी कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें। और अगर कोई सुझाव है, अगर कोई कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो आप अपने कमेंट्स भी यहाँ पर भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।